Exercise 4.3, question number 3. If the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3 by is equals to ax plus 7, then find the value of a. Equation is 3 by is equals to ax plus 7. Points are 3, 4 lies on the given line. So क्या होगा, जब ये पॉइंट्स में गिवन होंगे तो देन these points will satisfy the equation, means we will substitute the value of x is 3 and value of y is 4. Okay, so if points lies on the line, so it will satisfy the given equation. So it will satisfy the given equation. Hence x is equals to 3 and y is equals to 4. So 3 into 4 is equals to a into 3 plus 7. 3 4 12 is equals to 3a plus 7. 7 is in plus, so if we will send other side, it will subtracted from 12. So we will have a value, good. 12 minus 7 is equals to 3a. 3a is equals to 5. And a is equals to 5. Okay. It is the solution of the given question. So if you want to note it down, you may. Our next question. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is rupees 8, and for the subsequent distance, it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y, write a linear equation for this information and draw its graph. इसमें हम लोगों को पहले इक्वेशन राइट करनी है, आफ्टर ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है, बट जो डेटा है वो गिवन है, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग केस को अप्लाई करके और हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपसे बोला हुआ है that the fixed fare is rupees 8 for the first kilometer. Fare for first kilometer is equals to rupees 8, and for subsequent kilometer is equals to 5 rupees per kilometer. Subsequent का मतलब यह है कि आगे सीरीज से, मींस फर्स्ट किलोमीटर के बाद अगर हम 2 किलोमीटर जाएंगे तो इस फर्स्ट का फेयर है 8 रुपीज, एंड इसके बाद सेकेंड किलोमीटर में 8 ही होगा तो प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें कितना पे करना पड़ेगा? 12 रुपीज। मींस अगर हम 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे तो कितना पे करना पड़ेगा? फर्स्ट किलोमीटर का फेयर 8 रुपीज, उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेंगे, सबसीक्वेंट का मतलब है आगे के ऑल किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर चलने पे 5 रुपीज, और एक से ज्यादा किलोमीटर ट्रेवल करने पर कितना होगा? 2 किलोमीटर करेंगे तो 10 ऐड हो जाएगा, 3 करेंगे तो 15 ऐड हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर करके और ऐड करते जाएंगे। क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे सब्सिक्वेंट का मतलब है कि आगे के जो सीरीज से किलोमीटर इंक्रीज होंगे उन पर किलोमीटर का चार्ज जो है वो 5 रुपीज पर किलोमीटर है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक हिंट गिवन है कि हमें क्या कंसीडर करना है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर इज y। सो अगर हम लेट करते हैं लेट डिस्टेंस कवर्ड इज x, x किलोमीटर, तो
कितना फेयर पे करना पड़ेगा। यहाँ पे बेटा देखो x 15 नहीं, यहाँ पे 13 भी नहीं। अब देखो क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस हमने कितनी कवर की, x किलोमीटर। अब यहाँ पे x किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, इसमें दो फेयर ऐड किए हुए हैं, एक ये 5 रुपीज पर किलोमीटर वाला और ये 8 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर वाला। तो बेटा फर्स्ट किलोमीटर पे हमने पे कर चुके हैं कितना, 8 रुपीज पे कर चुके हैं। टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर कवर की है, तो जो 5 रुपीज पे किए हैं वो कितनी डिस्टेंस के लिए कवर किए, पे किए हैं। देखो किलोमीटर माइनस करना पड़ेगा, तो फेयर फॉर पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर 5 है, तो यहाँ पे हमने ऐसा कितने किलोमीटर कवर किए हैं जिसका फेयर हमें 5 रुपीज पे करना होगा। देखो टोटल डिस्टेंस हमने कितनी कवर की है x, तो हम इसको ऐड कर ले रहे हैं कि ये टोटल यहाँ पे x डिस्टेंस है। इसको कवर करने पे हमने यहाँ पे 1 किलोमीटर कवर कर ली, तो हमने 8 रुपीज पे कर लिए। ये डिस्टेंस कितनी बच गई, x-1, और इस x-1 के लिए कितना फेयर पे करना पड़ेगा, 5 रुपीज पर किलोमीटर। तो जब हम यहाँ पे फेयर फॉर पर किलोमीटर या फेयर अकॉर्डिंग टू पर किलोमीटर हमें x-1 रुपीज x-1 इंटू 5 पे करना पड़ेगा। क्लियर है, ये समझ आ गया। अब हमसे टोटल फेयर की बात की गई है, तो टोटल फेयर क्या होगा, टोटल फेयर जब हम फाइंड करेंगे तो हमें करना होगा फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर फॉर x-1 किलोमीटर, क्योंकि ये फर्स्ट किलोमीटर का फेयर फिक्स है, इतना है, एंड जो फेयर है x-1 के लिए वो इतना है। ये टोटल फेयर पे करने पर हमारा जो टोटल फेयर होता है वो कितना होता है, 5 रुपीज। ठीक है, तो ये चीज भी हम यहाँ पे लेट कर ले रहे हैं, पहले लेट टोटल फेयर इज इक्वल टू x 5 रुपीज। ओके, तो बेटा यहाँ पे क्लियर हो गया, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर फॉर x-1। अब ये x-1 क्यों किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का फेयर ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो अब हमें कितने का पे करना होगा, x-1 का। तो यहाँ पे 8 रुपीज पे करेंगे प्लस यहाँ पे x-1 इंटू 5 पे करेंगे इक्वल टू, तो हो गया 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 22। और यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 22। और ज्यादा कैलकुलेट करना है तो y को भी इधर ले आते हैं, 5x माइनस 22 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल गया। अब आपको इस पे क्या करना है, ग्राफिंग करनी है। हाँ, तो इसको जब हम ग्राफ पे बनाएंगे, तो ग्राफ बनाना सबको आता है, कैसे बनाएंगे, इक्वेशन नोट करेंगे, और इक्वेशन नोट करने के बाद 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे 5x प्लस 3 था, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 22। 5x ऐसा ही बना रहने दो, तो 22 इज इक्वल टू 5x प्लस 3 नोट कर सकते हैं, और यहाँ पे बना लो टेबल, और इस टेबल में आप 3 मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर लो। एक वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते जाओ, तो यहाँ पे आपको वैल्यू आ जाएगी, और वही सारी वैल्यूज आप कहां पे प्लॉट करोगे, ग्राफ। वेरी गुड, क्लियर है ये क्वेश्चन, किसी को कहीं डाउट हो तो पूछो। ऑडियो वीडियो क्वालिटी के बारे में एक बार बता दो कि करेक्ट है या सही आ रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। यस बेटा बोलो। आप लोग जितनी चाहो उतनी फाइंड कर सकते हो, बिकॉज हमने बताया था आपको कि जब हमने एक्सप्लेनेशन दी थी चैप्टर की, तो बोला था इसकी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के भी बताई थी कि मैक्सिमम कितनी आ सकती है। ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, लीनियर है, तो इसकी इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है, बट अगर हमें ग्राफ प्लॉटिंग करनी है तो हम 3 में करते हैं, 3 से हमारा ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट हो जाता है। अगर आप 5 भी फाइंड कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 122 किया, आप 5 वैल्यूज फाइंड कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्लियर, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, बहुत ही इजी है।
इसको पहले कंप्लीट कर लो थोड़ा सा, फिर उसके बाद समझते हैं आगे वाले क्वेश्चन को। जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो बता देना बेटा। ओके ओके ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कंप्लीट करना है जो कुछ इक्वेशंस गिवन है और आपको वेरीफाई करना है from the choice given below, choose the equation whose graphs are given in the figure 4.6 and 4.7। तो यहाँ पर एक साइड डायग्राम बना हुआ है 4.6 और उसी 4.6 के ऊपर इक्वेशंस लिखी हुई है 4.6 वाले डायग्राम से रिलेटेड। तो उन इक्वेशंस को फॉलो करते हुए आपको ये देखना है कि कौन से पॉइंट्स के वेरिएबल, इस कौन से ग्राफ के ऑल पॉइंट्स जिस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, जो ग्राफ दिए हुए हैं उसमें कुछ पॉइंट्स भी गिवन है। यहाँ बुक में आपको दिख रहा होगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इस टाइप से, यहाँ पे ये 0,0 -1,1 पॉइंट्स गिवन है। तो बेटा ये जो पॉइंट्स हैं फर्स्ट 4.6 वाले ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं वो हम नोट किए ले रहे हैं, -1,1, 0,0 एंड नेक्स्ट क्या है, यस 1, -1। ओके, जो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स गिवन है, जो इक्वेशंस इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी, आपके जो आंसर होंगे वही इक्वेशन होगी, इस आंसर में वही इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पे आपको गिवन है फर्स्ट वाला y इज इक्वल्स टू x, तो आप सेटिस्फाई कराओ, मींस y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे ये x वेरिएबल होता है और ये y, तो x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y है 1 और x है -1, क्या दोनों इक्वल है, these are not equal। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट ए इक्वेशन ऑफ ग्राफ 4.6। ओके, इट इज नॉट इक्वेशन ऑफ ग्राफ 4.6। सो हम सेकंड को वेरीफाई करेंगे। सेकंड हमारे पास इक्वेशन है x + y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 प्लस y की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0, 0 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे फिर आप सेकंड कोऑर्डिनेट्स को सबमिट करेंगे, सॉरी सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, तो हो जाएगा 0 + 0, ये भी 0 के इक्वल होता है। ये कौन से वेरिएबल पे है, ये -1,1 पे फाइंड किया और ये 0,0 पे फाइंड किया है। और इसके बाद 1, -1 पे फाइंड करोगे तो 1 प्लस ये -1 इज इक्वल्स टू 0, ये भी दोनों 0 हो जाते हैं, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तीनों पॉइंट्स जो हैं, all 3 points are satisfying the equation, so x + y is the correct equation for the given graph। okay, तो यहाँ पर all points are satisfying equation, all points are
equation. So it is equation of graph, equation of given graph. ऐसे ही सेम इसी टाइप से आपको 4.7 वाले डायग्राम का सॉल्यूशन फाइंड करना है। किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें से पूछ लो, वैसे वो इजी क्वेश्चन है, आपको आ जाएगा। चेक करो, एक बार रीड करो क्वेश्चन को, अगर किसी स्टूडेंट को कहीं कोई प्रॉब्लम है उसमें तो वो फिर से पूछे उस क्वेश्चन को। क्लियर है? आ जाएगा या नहीं आएगा बताओ? आ जाएगा, गुड। अब इसके बाद बेटा 6 क्वेश्चन जो है आपका, इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, यहाँ पे आपको एक फिजिक्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है? क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू F इंटू डी, और उसी को यहाँ डेराइव करके चेक करना है कि वो कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, if the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे let work done by body is equals to capital W, okay, and force, constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। तो यहां पर हम फिर से ऐड करेंगे कि distance traveled by the body, distance traveled by body is equals to d, ओके। कांस्टेंट वैल्यू आपको गिवन है, कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है वो क्या है? फोर्स है, ओके। तो हमने इसको f लिख दिया, यहां पे नोट किया f। ये जो वैल्यू है let work done by the body is W and distance traveled by the body is d, constant force is equals to F, ओके। इतना क्लियर है सभी को? अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन में आपसे बोला हुआ है तो वर्क डन बाय द बॉडी, वर्क डन, यस, कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू x। f यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो फोर्स ही कांस्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? कांस्टेंट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? यहाँ पे देखो, यहाँ दिया गया है लेट वर्क डन, तो वर्क डन हमसे बोला गया है और बोला गया है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट फोर्स है वो भी वर्क कर रहा है। तो वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के। प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है डिस्टेंस का, और कांस्टेंट वैल्यू जब लगा देते हैं तो ये सिंबल हटता है और क्या आ जाता है? f आ जाता है बीच में, मींस कांस्टेंट वैल्यू बीच में आ जाती है और सिंबल हो जाता है इक्वल का। तो w इज इक्वल्स टू f इनटू d हो जाएगा। f क्या है? f इज कांस्टेंट, ओके। इन्होंने बोला है कि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होता है, तो यहाँ पे हमने f को ही कांस्टेंट ले लिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? f इज कांस्टेंट। अब बताओ अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछो, ओके। देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्क डन बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहाँ पे ये जो सिंबल है ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, मतलब अगर हम वर्क को इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो वर्क इंक्रीज हो जाएगा। और जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, मतलब अगर कोई बॉडी है उसको हम कहीं लेके जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कैसा है? कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, ओके। कांस्टेंट का मतलब है वो चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमसे जब बोला गया कि वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को वर्क डन के प्रोपोर्शनल कर दिया। ये जो सिंबल है ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है। अब जब हम प्रोपोर्शनल का सिंबल रिमूव करते हैं तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई करनी होती है। यहाँ हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है? f है। तो हमने यहाँ पे किया w इज इक्वल टू f इनटू d, वेयर f इज कांस्टेंट, ठीक है। आगे फिजिक्स में जब फॉर्मूले डेराइव कराए जाते हैं
तो वहां पे आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात आती है किसी में, तो ये ऐसा लिखा जाता है 1/1 में कर दिया जाता है, ठीक है, इस टाइप से। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन में हो जाता है, सिंबल ये रहता है। पर जब इस सिंबल को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे सिंबल की जगह इक्वल आता है, पर इसके साथ कोई एक और कोएफिशिएंट आ जाता है, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म। क्लियर है अब ये। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गई, W इज इक्वल टू एफ डी। एफ इज कांस्टेंट लिखा हुआ था, एफ इज कांस्टेंट, ओके। अब यहाँ पे जब ये इक्वेशन मिल गई तो इसके बाद हमें कुछ चीजें और दी गई हैं। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit। तो इन्होंने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट कांस्टेंट दे दिया। मींस हमेशा फोर्स जो है वो इतना ही अप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, W इज इक्वल टू 5 इंटू डी। क्लियर। इस इक्वेशन में कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू 5 और यहाँ पे W इज इक्वल टू 5 इंटू डी हो गया। क्लियर है इतना। अब बेटा यहाँ पे आपको वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, वेरिएबल क्या होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट। तो वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, तो वेरिएबल के इक्वेशन का ग्राफ बनाना है आपको। कौन कौन इसका ग्राफ बना लेगा, तो क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक एक्सिस को W और किसी एक एक्सिस को D लेट कर लेंगे। तो अगर आप वर्क को एक्सिस y एक्सिस लेते हो तो डिस्टेंस को आपको x एक्सिस देना पड़ेगा, ठीक है। और कोई स्टूडेंट अगर डिस्टेंस को y एक्सिस लेता है तो उसको वर्क को x एक्सिस देना पड़ेगा। क्लियर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस टाइप से एक्सिस लेंगे उसी टाइप से इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हमें टेबल बनानी है और W और D की वैल्यू फाइंड करनी है उसी सेम मेथड से। क्या होगा, एक ब्रैकेट में W को हमने y एक्सिस नोट किया है और D को नोट किया है x एक्सिस। तो अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू 1 यूनिट रखते हैं तो 1 कितना आता है, 5 यूनिट, ओके। क्लियर है। अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू 2 यूनिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाता है 10। अगर हम डिस्टेंस जो है वो 3 यूनिट करते हैं तो ये आ जाता है। इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, हो जाएंगे। देखो इसमें 2 पार्ट्स भी गिवन है और उन पार्ट्स को निकाल के आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये तो इतना वर्क हो जाएगा। उसके बाद का सॉल्यूशन इसमें है कि फर्स्ट आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम द ग्राफ, वर्क डन बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। तो हमें ग्राफ इस टाइप से बनाना है, पर यहाँ पे दूसरी कंडीशन में ग्राफ अप्लाई करनी है। कौन सी, फर्स्ट हमें बनाना है तब जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो, 2 यूनिट हो। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2, और इससे हमारा वर्क डन कितना आएगा, 10 यूनिट, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी है सेकंड में d इज इक्वल टू कितना है, 0। तो 0 यूनिट पे वर्क कितना आएगा, 0। गुड। तो आप ये कर लोगे, इसके लिए टेबल इस टाइप से बन जाएगी। यहाँ पे d और यहाँ पे w, और ये आपका जब आपने d 2 यूनिट रखा तो वर्क आया 10, और जब आपने d 0 यूनिट रखा तो g भी आया 0। और आगे के पॉइंट्स अगर आप फाइंड करना चाहो तो कर लेना। उसके बाद ग्राफ पे को क्या करना है, प्लॉट करना है, और ये आंसर क्लियर हो जाएगा, ओके। अब इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। यहां करना है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund। ये प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड पहले बहुत क्रिटिकल चीज थी, होता क्या है, पर इस बार तो सबके मुंह पे है, बिल्कुल लिप्स पे है ये, कि पीएम केयर्स फंड करके कभी भी कंट्रीब्यूट किया गया था, सबको याद होगा। तो यामिनी और फातिमा 2 बच्चों के बारे में बात हुई है और उन्होंने कुछ कलेक्शन किया है। वो कितने रुपए कलेक्ट किए हैं, 100 रुपए। यहाँ पे इन्होंने बोला है
राइट अ लीनियर इक्वेशन विथ सेटिस्फाइज दिस डाटा, और यहाँ पे दोनों के कंट्रीब्यूशन को लेट करना है। तो मींस हमें क्या है कि अगर दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है तो दोनों ने अलग अलग कंट्रीब्यूशन किया होगा। हो सकता है दोनों ने सेम कंट्रीब्यूशन भी किया हो, 50-50 रुपीज भी किए हो। ये भी हो सकता है कि दोनों ने में से किसी ने 10 किए हो और किसी ने 90 रुपीज किए हो। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन कैसे बनेगी उसको समझ लेते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर है इक्वेशन फॉर्म करने का। तो हम लेट करेंगे, लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड रुपीज x, let Yamini contributed x रुपीज, और फातिमा ने जो कंट्रीब्यूशन किया हुआ है उसने y रुपीज कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो दोनों का जो कलेक्शन है वो कितना है? टोटल इज इक्वल्स टू 100। इट मींस x प्लस y इज इक्वल्स टू क्या है? 100। अब यहाँ पे फिर इसके बाद है विच सेटिस्फाई। अब हमें इसका लीनियर इक्वेशन लिखना है, दिया। अब इस डेटा को सेटिस्फाई करता हुआ इक्वेशन है या नहीं ये चेक करना है। तो उसी टाइप से हम एक टेबल बना देंगे, और टेबल बनाते टाइम हम चेक करेंगे कि अगर दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया होगा तो वो किस किस टाइप से किया हो सकता है। यहाँ पे देखो, अगर हम x और y नोट करते हैं तो इसने लिए है, मान लो रुपीज है तो 1 रुपीज से नहीं लेंगे, मिनिमम हम 10 रुपीज का स्केल ले रहे हैं। ठीक है, 50 भी ले सकते हैं, 20 तो 10 किए इसने, तो इसने कितने दिए होंगे? 90। और इसने दिए 20 तो यहाँ पे 80, यहाँ पे 40 दिए तो ये कितने हो गए? 60, और यहाँ पे इसने 50 दिए तो ये हो गए 50। तो इस टाइप से कैलकुलेशन किया हो सकता है। कंफर्म नहीं है क्योंकि इन्होंने कंडीशन नहीं दी किसने डबल किया किसने ट्रिपल किया, ऐसी कोई कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ये इसका लीनियर इक्वेशन इन्होंने पूछा था, और ये कंफर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। ठीक है।